दोस्तों तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट किस तरह बनाई जाती है। ठीक है, ये बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट क्या होती है, देखो देखो एक दो तरह की जो है मतलब दो फेमस जो है जॉब ऑर्डर, एक जॉब ऑर्डर पोस्टिंग होती है और दूसरी होती है प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, एक होती है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और दूसरी होती है प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, तो ये एक तरीके होते हैं जिससे जो कॉस्ट की एक्यूमुलेशन होती है विद इन अ डिपार्टमेंट। ठीक है, या विद इन जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म होता है, यानी कि वो किस तरह अपनी जो है कॉस्ट को अक्यूमुलेट करता है। जैसे कि अगर उनको मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, ठीक है, और लेबर को जो उनका मतलब पेरोल निकलता है, या जो फैक्ट्री ओवरहेड्स के उनके जो खर्चे आते हैं, तो वो डिपार्टमेंटल वाइज किस तरह किए जाते हैं। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग में। ठीक है, तो क्या होता है कि प्रोसेस कॉस्टिंग में हम हर डिपार्टमेंट जो है अपनी एक कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट सबमिट करवाता है। ठीक है, और वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बता रही होती है कि उस डिपार्टमेंट ने इस प्रोडक्ट के ऊपर कितना काम किया, कितनी वैल्यू एडिड की, और कितना मटेरियल लगाया, कितना लेबर डाला उस पर। ठीक है, तो उसकी क्या क्या कॉस्ट है उस गुड्स को मतलब एक वैल्यू एडिटेड प्रोसेस से गुजारते हुए। ठीक है, तो बेसिकली ये वर्क इन प्रोसेस में तमाम डिपार्टमेंट चल रहे होते हैं। जैसे लेट सपोज किया कि अगर एक चिप्स बनानी है फैक्ट्री है, तो सबसे पहले आ रहा होता है आपका कटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, जो कि आलू को काट रहा होता है। फिर आता है फ्राइंग डिपार्टमेंट, फिर फ्लेवरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फ्लेवरिंग के बाद पैकेजिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो हर डिपार्टमेंट जो है क्या कहता है मतलब क्या करता है, अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाता है। ठीक है, जिसमें वो बताता है कि हाँ, ये चीज़ को बनाते वक्त या इस चीज़ को प्रोसेस करते वक्त हमें कितनी कॉस्ट आई। ठीक है, और फिर एंड में जो है तमाम कॉस्ट डलती है। उसके बाद उसके ऊपर कुछ उस प्रोडक्ट के ऊपर कुछ मार्कअप चार्ज होता है। फिर वो प्रोडक्ट जो है फिनिश्ड गुड में चला जाता है स्टोर्स पे, वेयर हाउसेस पर, या तो फिर जो शॉप्स होती हैं वहाँ पर। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्वांटिटी स्केजुलिंग करनी होती है। ठीक है, तो देखो जो पहला स्टेप होता है इसको बनाने का वो होता है क्वांटिटी स्केजुलिंग। यहाँ पे आप देखते हो कि आपने कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट मतलब प्रोड्यूस किया। ठीक है, मतलब कि जो भी आप जैसे अगर आप फ्राइंग डिपार्टमेंट के हो, ठीक है, तो आपने कितनी क्वांटिटी में आलू को फ्राई कर लिया। ठीक है, और कितनी क्वांटिटी में वो जो है हाफ फ्राई हो चुके हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें, और कितनी क्वांटिटी आपने जो है दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र कर दी। लेट्स सपोज कि आपने जो है 100 क्वांटिटी के साथ स्टार्ट किया था और 50 क्वांटिटी जो आपने ट्रांसफ़र कर दी। ठीक है, तो आप वो भी लिखोगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्या करते क्या है कि पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं ओपनिंग मटेरियल। ठीक है, आई मीन यूनिट्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, यानी कि जो इन्वेंट्री आपके पास पहले से पड़ी हुई थी, जिसको आपने ट्रांसफ़र नहीं किया था। ठीक है, तो वो इन्वेंट्री हम जो है यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी बात यहाँ पे ऊपर क्या लिखोगे, ऊपर सबसे पहले कंपनी का नाम, फिर डिपार्टमेंट का नाम, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। ठीक है, अब यूनिट इन ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होता है कि देखें, जब एक डिपार्टमेंट जो है कुछ इन्वेंट्री आगे ट्रांसफ़र कर देता है, कुछ इन्वेंट्री जो है उसके पास रह जाती है। ठीक है, यानी कि उसके ऊपर मतलब उसके ऊपर पूरा काम अभी तक नहीं हुआ होता, जिसकी वजह से वो कंप्लीटली फिनिश्ड नहीं होती, जिसकी वजह से वो आगे ट्रांसफ़र नहीं हो पाती दूसरे डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो वो इन्वेंट्री जो है वो अगले पीरियड की ओपनिंग इन्वेंट्री होती है। जैसे लेट्स सपोज कि आपने जो है एक दिन एक इन्वेंट्री पे काम किया और कुछ इन्वेंट्री आप बच गई। ठीक है, उस पर पूरा काम नहीं हो सका, तो आपने क्या किया, वो इन्वेंट्री ट्रांसफ़र नहीं की। ठीक है, बाकी इन्वेंट्री आपने कर ली। फिर नेक्स्ट डे जो उसी इन्वेंट्री से आप शुरू करोगे, तो उस जो पिछले दिन की इन्वेंट्री जो बची हुई थी, जो कि ट्रांसफ़र नहीं हो सकी या जिस पे काम मुकम्मल नहीं हो सका, वो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये सिर्फ ओपनिंग इन्वेंट्री पे तो काम नहीं होगा ना, अब और भी इन्वेंट्री आपके पास जो है दूसरे डिपार्टमेंट से आपके पास भी कोई इन्वेंट्री आएगी। ठीक है, उस पर भी आप काम करना शुरू करोगे। ठीक है, लेट सपोज कि जो पिछले दिन की जो इन्वेंट्री बच गई थी वो 200 यूनिट्स थे। ठीक है, यूनिट्स थे यानी कि 200 मतलब समझिए कि 200 मतलब प्रोडक्ट्स थे। ठीक है, यानी यूनिट्स हम प्रोडक्ट्स को ही बोलते हैं। ठीक है, अगर आप चिप्स की एग्जांपल दें तो लेट सपोज के 200 चिप्स के पैकेट बच गए। ठीक है, आपकी लास्ट मतलब प्रीवियस डे के एंड में। ठीक है, जो आपने नेक्स्ट डे में स्टार्ट किया उनके ऊपर काम करना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि दूसरा आपने क्या करना है। ठीक है, ये देखिए क्वांटिटी स्केजुलिंग करना, ये पहला स्टेप होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के बनाने का। ठीक है, टोटल 3 स्टेप्स होते हैं, तो हम पहला स्टेप कर रहे हैं। ठीक है, फिर आ जाएंगे आपकी यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस दिस पीरियड। ठीक है, यानी कि इस पीरियड में, यानी कि जो अब आज का जो दिन है, ठीक है, उस दिन आपने कितने यूनिट पे काम करना स्टार्ट किया, वो आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, जैसे यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस दिस पीरियड, यहाँ पे 3000 यूनिट्स, यानी कि 3000 यूनिट्स जो है आज के आज काम करना
शुरू हो गया, ठीक है। ये जो प्रीवियस बचे हुए थे यूनिट्स ये वो हैं, और आज जो नए यूनिट्स के ऊपर काम शुरू हुआ वो 3000 है, ठीक है। अब देखो यूनिट ट्रांसफर टू फ्लेवरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। ये कौन सा डिपार्टमेंट है? फ्राइंग डिपार्टमेंट। और यानी कि फ्राइंग डिपार्टमेंट ने 2600 यूनिट्स के ऊपर 100% काम करके उनको ट्रांसफ़र कर दिया फ्लेवरिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब टोटल मतलब कि इन्होंने कितने डिपार्टमेंट से मतलब कितने यूनिट से स्टार्ट किया था? इन्होंने क्या था 200 यूनिट्स तो इनकी ओपनिंग इन्वेंट्री थी, जो कि पिछले प्रीवियस डे की एंडिंग थी, ठीक है। और इस पीरियड में यानी कि इस दिन वो जो है 3000 की और उनको इन्वेंट्री मिली, और उस पर उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। यानी कि टोटल जो इन्वेंट्री पे काम करना था वो कितनी इन्वेंट्री थी? 3200, ठीक है। 200 प्लस 3000, 3200, ठीक है। फिर कितनी इन्वेंट्री पे इन लोगों ने 100% काम कर लिया? 2600 पे, ठीक है, क्योंकि ये इन्वेंट्री फिर ट्रांसफर हो गई फ्लेवरिंग डिपार्टमेंट पे, ठीक है। जब तक आप मतलब जब तक आप यूनिट्स पे 100% काम नहीं करते हो तब तक आप इसको ट्रांसफ़र नहीं करते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे एंडिंग इन्वेंट्री कितनी होगी? तो ऑब्वियसली जब हम 3200 को 200 में से माइनस कर देंगे 2600, तो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी, ठीक है। यानी कि जो कि इस दिन मतलब कि आज की तारीख में उसके ऊपर 100% काम नहीं हो सका, ठीक है। लेकिन कुछ काम हो चुका है, तो फिर हम उसका जो है क्रेडिट उसको दे देंगे, ठीक है। अच्छा, ये दो तरीके से होती है, एक फीफो तरीके से जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनती है, और दूसरा जो है एवरेज कॉस्ट मेथड से भी ये बनती है, ठीक है। हम जो कर रहे हैं वो एवरेज कॉस्ट मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी आ गई एंडिंग इन्वेंट्री जो कि 600 है, ठीक है। क्या हुआ कि सबसे पहले हमारे जो पिछला दिन जो गुजर गया, उस दिन हमने 200 की इन्वेंट्री के ऊपर कुछ काम किया होता, लेकिन 100% काम नहीं कर सके उस 200 की इन्वेंट्री के ऊपर, तो जिसकी वजह से 200 की इन्वेंट्री हम नेक्स्ट डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र नहीं कर सके। फिर इस दिन आज की तारीख में हमने 3000 और प्लस 2000 मतलब कि पूरा ये 3200 इन्वेंट्री के ऊपर और काम किया, ठीक है। यानी कि उनके ऊपर काम स्टार्ट किया, और फिर हमने जो है दिन के ख़त्म होने तक हमने 2600 इन्वेंट्री पर 100% काम कर लिया है, 2600 यूनिट्स पे, ठीक है। क्वांटिटी बता रहा हूँ कि 2600 यूनिट्स पे हमने 100% काम कर लिया। तो चूँकि हमने 100% काम कर लिया इनके ऊपर, तो हमने इनको नेक्स्ट डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र कर लिया, ठीक है। और फिर जो जिनके ऊपर 100% काम नहीं हो सका वो हमारे पास ही रह गई, तो जिसके वजह से हम इनको कहेंगे एंडिंग इन्वेंट्री। अब ये जो नेक्स्ट डे आएगा, ठीक है, जैसे कल का दिन, ठीक है, तो कल के दिन की ये जो 600 रुपये ये बिगिनिंग इन्वेंट्री यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी, ठीक है। और फिर इस पर थोड़ा काम हुआ होगा, फिर हम जो है और ज़्यादा हमें इन्वेंट्री आएगी दूसरे डिपार्टमेंट से। फिर हम यानी कि दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा होगा? कटिंग डिपार्टमेंट से, ठीक है, क्योंकि हम फ्राइंग के बाद ये जाता है फ्लेवरिंग में, फ्लेवरिंग के बाद जाता है ये अपना पैकेजिंग में, ठीक है। तो कटिंग डिपार्टमेंट से और ज़्यादा माल आएगा, ठीक है। फिर उस पर हम काम करेंगे, और फिर ये जो 600 यूनिट्स है उस पर भी हम काम करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो है मतलब कि इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में ये चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो हम जो है इसको बिल्कुल ही सिंपल रखते हैं, ठीक है। तो ये 600 रुपये आपकी एंडिंग इन्वेंट्री आ गई। अब जो 600 रुपये एंडिंग इन्वेंट्री है ना, इसके ऊपर भी कुछ मटेरियल लगा हुआ है, कुछ लेबर लगा हुआ है, कुछ फैक्ट्री ओवरहेड्स लगे हुए हैं, यानी कि इसके ऊपर 100% काम नहीं हुआ लेकिन थोड़ा बहुत काम हुआ है, ठीक है। जैसे लेट सपोज कि जो 600 इन्वेंट्री हमारे पास बच गई, जो कि हम जिसके ऊपर 100% काम पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमने इसको जो है नेक्स्ट डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र नहीं कर सके, उसके ऊपर 75% मटेरियल लगा हुआ है, उसके ऊपर जो है 40% लेबर ने भी काम किया हुआ है उस 600 यूनिट्स के ऊपर, ठीक है। और इन 600 यूनिट्स के ऊपर कुछ फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा भी आया हुआ है, जो कि 25% है, ठीक है। मतलब 25% उसके ऊपर खर्चा पूरा हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर इसके अंदर हम जो है वो 75% ओवर ऐड करेंगे, तो ये 100% फैक्ट्री ओवर ऐड कम्प्लीट हो जाएगा। इसमें 60 ऐड करेंगे, और इसमें जो है 25 ऐड करेंगे, तो ये 100% 600 के ऊपर भी काम हो जाएगा, ठीक है। यूनिट्स के ऊपर काम हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इसको भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर 100% काम पूरा नहीं हुआ, ठीक है। तो अब हम जो हमारे पास अब ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। जो हमने क्वांटिटी स्केजुलिंग करनी थी वो कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे स्टेप पे चलेंगे, ठीक है। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, यानी कि इस डिपार्टमेंट ने जो 3200 यूनिट्स के ऊपर जो काम किया उसमें उसकी कितनी कॉस्ट आएगी, ठीक है। यानी कि कितना मटेरियल उन लोगों ने इस्तेमाल किया, और कितनी जो है उन लोगों ने लेबर इस्तेमाल की, ठीक है, और कितना जो है उनको फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा आया, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो 3200 के ऊपर जो उन्होंने काम किया उस पर उनको कितना खर्चा आया, ठीक है। तो हम ये कैलकुलेट इस सेकेंड स्टेप में करेंगे, ठीक है। अब उसके अलावा हम यहाँ पे इक्विवेलेंट यूनिट्स भी देखेंगे। अब इक्विवेलेंट यूनिट्स क्या होता है
कि लेट सपोज के मैंने जो एक यूनिट के ऊपर जो है 75% लेबर लगाया हुआ है, ठीक है, 40% जो है उसके सॉरी 75% मटेरियल लगाया हुआ है, 40% लेबर लगाया हुआ है, और FOH लगाया हुआ है, ठीक है, कितना मतलब फैक्ट्री ओवरहेड कितना 25%, ठीक है। तो अगर मैं जो है कुछ यूनिट को कंप्लीट करता और कुछ यूनिट को मैं बिल्कुल ही छोड़ देता, उसके ऊपर थोड़ा भी काम नहीं करता, तो कितने यूनिट्स हो जाते, ठीक है। तो उस चीज़ को हम कहते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स, ठीक है। लेट सपोज कि अगर मैं दो यूनिट्स के ऊपर 50-50% काम करता हूँ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि मैं अगर इसका इक्विवेलेंट यूनिट लूँ तो ये एक यूनिट बन जाएगा, ठीक है, जिसके ऊपर 100% काम हुआ होगा। और एक यूनिट जिसके ऊपर 50% काम हुआ था, अब उसके ऊपर 0% काम होगा, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं मैं इक्विवेलेंट यूनिट की क्या मतलब कि किस तरह से मतलब समझाऊँ। तो ठीक है, तो हम जो इसकी एक और एग्जांपल ये ले सकते हैं कि जैसे लेट सपोज के यहीं पे ही मैं आपको दिखा देते हैं कि लेट सपोज कि ये कुछ 5 यूनिट्स हैं, ठीक है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 और 5 यूनिट, ठीक है। अब इस यूनिट के ऊपर 20%, इसके यूनिट के ऊपर भी 20-20 और इसके यूनिट के ऊपर, यानी कि सबके ऊपर जो है वो 20% काम हुआ है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि क्यों ना मैं ये बोलूँ कि मतलब कि मैं अगर दूसरे डिपार्टमेंट वाला मुझसे कोई पूछेगा कि भाई आपने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किया, कितने यूनिट्स के ऊपर काम पूरा मुकम्मल कर लिया, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँगा कि मैं जिन्होंने 0 यूनिट के ऊपर काम किया है, तो वो मुझे मारना शुरू कर देगा, ठीक है, सही बात है, वो मुझे मारना शुरू कर देगा। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि मैंने जो है वो कुछ लेट सपोज के 20-20 बन जाएगा अपना 30, देन ये सॉरी 40, 80, 90, 100, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने जो है वो एक यूनिट के ऊपर 100% तक काम कर लिया, ठीक है। जबकि मैंने एक यूनिट के ऊपर 100% काम नहीं किया, मैंने जो है 5 यूनिट के ऊपर 20% काम किया है। लेकिन मैं उसको अगर ये बोलूँगा कि मैंने एक यूनिट के ऊपर 100% काम किया है, यानी कि एक यूनिट मैंने प्रोड्यूस कर लिया है, तो वो खुश हो जाएगा, बोलेगा चलो 5 यूनिट दिए थे इसको एक, लेकिन इसने जो है वो एक यूनिट प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं इक्विवेलेंट यूनिट, यानी कि आपने जो अदर यूनिट्स के ऊपर जितना परसेंटेज लगाया, अगर उतना परसेंटेज अगर एक यूनिट के ऊपर ट्रांसफर कर दो या कुछ यूनिट के ऊपर ट्रांसफर कर दो, तो कितने यूनिट कंप्लीट हो सकेंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स, ठीक है। क्योंकि अगर मैं उसको ये बोलता कि मैंने कोई भी काम नहीं किया, तो ऑब्वियसली वो एंग्री हो जाता। लेकिन अगर मैं उसको ये बोलता कि मैंने हर यूनिट के ऊपर 20% काम किया, तो उसने बोला कि इससे अच्छा जो है वो एक यूनिट ही कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे अच्छा मैंने उसको बोल दिया कि भाई मैंने एक यूनिट प्रोड्यूस किया है, ठीक है। जबकि मैंने इन एक्चुअल या इन रियलिटी मैंने एक यूनिट नहीं बनाया, मैंने जो है वो 5 यूनिट के ऊपर 20% काम किया, ठीक है। सो दिस इज़ दी इक्विवेलेंट यूनिट, ठीक है। यानी कि 5 यूनिट के ऊपर 20% काम करो या एक यूनिट के ऊपर 100% काम करो, दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ द इक्विवेलेंट यूनिट्स आर मतलब आर टू बी अंडरस्टूड, ठीक है। हम इसको जो है इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई जो हमारे पास पिछले दिन की जो इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, उसके ऊपर पिछले दिन कितना काम हुआ, ठीक है। तो अब वो पहले हम वो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 200, ठीक है, 200 आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री थी। और जो प्रीवियस डे था, यानी कि जो दिन गुजर चुका येस्टरडे को उसके ऊपर कुछ मटेरियल लगा था, कुछ डायरेक्ट लेबर लगा था, कुछ फैक्ट्री ओवरहेड लगा था। लेकिन ये 200 यूनिट जो है वो कंप्लीट नहीं हुए थे, यानी कि 100% हमने इनके ऊपर काम नहीं करके इनको फिनिश नहीं किया था। तो जिसकी वजह से ये इसके ऊपर जो है नेक्स्ट डे भी काम करना पड़ा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके ऊपर कितना मटेरियल लगा हुआ था, कितना डायरेक्ट लेबर उसके ऊपर लगा हुआ था, और कितनी जो है फैक्ट्री ओवरहेड उसके ऊपर चार्ज हुई थी, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज कि मटेरियल उसके पास 10,000 लगा हुआ था, डायरेक्ट लेबर उसके ऊपर जो है 5,000 लगा हुआ था, फैक्ट्री ओवरहेड उसके ऊपर 3,000 लगा हुआ था, ठीक है। अभी हम इक्विवेलेंट यूनिट्स नहीं निकालेंगे, अभी हम जो है वो वाली इन्वेंट्री देखेंगे जिसके ऊपर हमने इस दिन काम करना शुरू किया, ठीक है। ये तो प्रीवियस डे का था, येस्टरडे का था, येस्टरडे को हमने इतना काम किया था, इतना मटेरियल और इतना लेबर वगैरह लगाया था। तो हम देखेंगे जो आज हमने जो नई इन्वेंट्री शुरू की थी जीरो से, बिल्कुल स्क्रैच से, उसके ऊपर हमने कितना मटेरियल, लेबर और ओवरहेड लगाया, ठीक है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि हमें मटेरियल जो है कितना जो करंट इस पीरियड के लिए, जो इस पीरियड में जो हमने इन्वेंट्री स्टार्ट की थी बिल्कुल स्क्रैच से, उस पर जो है 60,000 का मटेरियल लगा, डायरेक्ट लेबर लगा 30,000 का, और फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज हुए 10,000 की, ठीक है। अब इन सबको मिला के, यानी कि यहाँ से लेके जो ओपनिंग इन्वेंट्री थी उसके ऊपर जो मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड जो कॉस्ट लगी थी, उसको लेकर जो हमने करंट इन्वेंट्री, यानी कि इस पीरियड की जो इन्वेंट्री बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट की, उसके ऊपर जो मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड लगा, इन सबको जो हमने टोटल किया, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई
1,18,000 की, ठीक है। अब हम इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालेंगे, यानी कि अगर हम इतने ही पैसों में, और यानी कि अगर हम 75-40% या 25% डिफरेंट डिफरेंट मतलब परसेंटेज में वर्क नहीं करते, बल्कि हम डायरेक्ट जो है कुछ ही यूनिट, थोड़े यूनिट बनाते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो 100% काम कर लेते हैं, तो इक्विवेलेंट कितने यूनिट्स बनते हैं, ठीक है। तो अब इसको निकालने का तरीका ये होता है कि आपके पास जो अमाउंट एंडिंग इन्वेंट्री है उस पर आप देखते हो कि कितना परसेंट काम ऑलरेडी हो चुका है। यानी कि अगर हम जो 600 के ऊपर 600 जो यूनिट्स है उसके ऊपर 75% लेबर लग चुका है, 40% डायरेक्ट लेबर लग चुका है, सॉरी मटेरियल लग चुका है 75%, 40% लेबर लग चुका है, और 25% फैक्ट्री ओवरहेड लग चुके हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि 600 के ऊपर जब हम अगर लेट सपोज कि अगर हम 100% मटेरियल लगाते, लेबर लगाते और फैक्ट्री ओवरहेड लगाते, तो ये कितने यूनिट्स बन जाते हैं, ठीक है। यानी कि भले ही मतलब 75 नहीं लगाते, यानी कि उनको जो है हम कुछ इस तरह कर लेते कि हम ज़्यादा यूनिट्स के ऊपर काम नहीं करते थोड़ा थोड़ा, बल्कि हम एक दो यूनिट के ऊपर ही काम कर लेते, लेकिन पूरा काम कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको इस हाइपोथेटिकल सिनेरियो में लेकर आएँ तो कितने यूनिट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम वो देखेंगे। उसको निकालने का तरीका ये होता है कि आपने सबसे पहले 600 की परसेंटेज लेनी होती है, ठीक है। जैसे 600 जैसे यहाँ पे 600 मल्टीप्लाई बाय 75%, उसके ऊपर जो है वो मटेरियल लगा है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम 75% 600 यूनिट्स के ऊपर काम नहीं करते, बल्कि हम जो अगर हम 100% काम करते हैं और कहते हैं कि अगर हम कुछ ही यूनिट्स बन जाएँ और हम के ऊपर जो 100% काम हो जाए, तो वो यूनिट्स कितने होते हैं, 600 नहीं होते बल्कि 450 यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम इसको जो है 450 लिख लेते हैं, ताकि हमें बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े, ठीक है। 450 वैसे आपने नहीं लिखना है अगर आप कभी बनाओ तो ये, ठीक है। फिर हमने 600 के ऊपर इसके ऊपर जो डायरेक्ट लेबर लगाया है, जो लेबर लगाया हुआ है वो कितना है 40%, ठीक है। तो 40% कितना होता है 240, ठीक है। तो 240 यूनिट्स जो है यहाँ पे पूरे बन जाते हैं, ठीक है। यानी कि 240 के इक्विवेलेंट यूनिट में काम हुआ है, ठीक है। यानी कि 240 यूनिट्स बनाओ और 100% उसके ऊपर काम करो, या जो है वो 600 यूनिट्स बनाओ, लेकिन उसके ऊपर जो 40% लेबर लगाओ, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर 100% लेबर लगाओ, लेकिन यूनिट कितने 240, और ये 600 यूनिट्स हैं, लेकिन कितना लेबर लगा हुआ है, खाली 40% लेबर लगा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों बराबर है, तो हम जो है उसके इक्विवेलेंट यूनिट में इसको लेकर आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से ही जब हम 625% निकालेंगे तो ये 150 होगा, ठीक है। यानी कि 625% इज इक्वल टू 150 विथ 100%, ठीक है। तो अब हम इसको इक्विवेलेंट यूनिट को यहाँ पे कुछ इस तरह लिखेंगे कि जैसे लेट सपोज कि हमने जो यहाँ पे 33,200 या 3200 के ऊपर 3200 यूनिट्स के ऊपर काम किया था, ठीक है। तो और लेकिन मतलब 3200 यूनिट्स जो हमारे पास टोटल थे, उसमें से हमने 2600 के ऊपर 100% काम कर लिया, लेकिन 600 यूनिट्स अभी भी बच गए, ठीक है। तो अब अगर हम इसको कुछ इस तरह करें कि जैसे लेट सपोज कि अगर जैसे लेट सपोज कि जैसे ये देखें कि 450 के ऊपर भी 100% काम हुआ है, और 2600 के ऊपर भी 100% काम हुआ है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं मटेरियल पूरा बनाता, मतलब कुछ इतने यूनिट्स बनाता जिसपे जो कि 100% में मतलब जिसपे समझिए कि 100% काम हो चुका है, तो कितने होते हैं 2600 प्लस 450, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे 3050 रुपीज़, यानी कि 3050 रुपीज़, ये वो मतलब 50 यूनिट्स, सॉरी नॉट रुपीज़, 3050 यूनिट्स, ये वो यूनिट्स है जिसके ऊपर 100% काम हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से ही मैं इन सब तमाम यूनिट्स निकाल लूँगा, ठीक है। तो अब दूसरा लेबर क्या है कि मैं किस तरह जो इसको मतलब इतने यूनिट्स लिखूँ कि ये जो इक्विवेलेंट हो जाए 600 विथ 40% एंड 2600, ठीक है, विथ 100%। तो ये हो जाएगा, अगर हम 2600 में प्लस कर दें 240, तो ये हो जाएगा आपके पास 2840, ठीक है। तो ये कितने यूनिट्स हो गए 2840 यूनिट्स के ऊपर 100% जो है वो लेबर लगा हुआ है, ठीक है। और अब हम इसी तरीके से ही आखिरी वाला भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो 2600 प्लस 150, तो ये आपके कितने 2750 यूनिट, यानी कि 2750 यूनिट के ऊपर 100% काम हुआ है, ठीक है।
अब हमने निकालनी है हमारी यूनिट कॉस्ट, यानी कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई है, ठीक है। उसके लिए निकालने के लिए आप दोनों मटेरियल को ऐड करोगे और फिर डिवाइड कर दोगे टोटल मटेरियल के यूनिट से, ठीक है। कुछ इस तरह, ये मैंने डिवाइड का ऑप्शन खोल दिया, ठीक है। तो पहले बार हमारे पास जो ओपनिंग इन्वेंट्री का मटेरियल था कितना था, 10,000, ठीक है। तो 10,000 हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। फिर उसको हम प्लस करेंगे 10,000 को, जो हमारे पास जो करंट इन्वेंट्री का जो मटेरियल था वो कितना है, 60,000, ठीक है। तो 10,000 को, ये 10,000 नहीं, मैंने गलती से लैक लिख लिए हैं, ठीक है। तो हम इसको बिठा के जो है वो 10,000 कर लेते हैं। सॉरी, अब ये 1,000 हो गए, मैंने सही लिखा था, अब हो गए हमारे पास 10,000, ठीक है। तो 10,000 को हम प्लस करेंगे 60,000 से और फिर हम डिवाइड कर देंगे उनके रिस्पेक्टिव यूनिट्स से, ठीक है। तो उनके रिस्पेक्टिव यूनिट्स क्या हैं, या इक्विवेलेंट यूनिट्स क्या हैं, 350 यूनिट्स, ठीक है। तो यानी कि पर यूनिट कॉस्ट की आ रही है 22.95, ठीक है। 22.95 दिस इज़ योर पर यूनिट कॉस्ट, यानी कि एक यूनिट को बनाओगे तो आपकी कितनी कॉस्ट आएगी, मटेरियल की, सिर्फ कितनी मटेरियल की कितनी कॉस्ट आएगी, 22.95, ठीक है। इसी तरीके से लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड का भी हम कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर का आ रहा है 12.32 रुपीज़, ठीक है। जिस तरीके से अब देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, यूनिट्स भी चेंज कर दिए। यूनिट्स अब मैंने डायरेक्ट लेबर के डाले जब मैं डायरेक्ट लेबर की पर यूनिट कॉस्ट कंप्यूट कर रहा था, ठीक है। तो मैंने 5,000 जो है ये ओपनिंग इन्वेंट्री के ऊपर जो डायरेक्ट लेबर लगा हुआ था और जो करंट पीरियड में जो इन्वेंट्री के ऊपर काम किया उसके ऊपर जो डायरेक्ट लेबर लगा उन दोनों को प्लस कर दिया, डिवाइड कर दिया, जो कि टोटल इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस किए, ठीक है। तो वो कितने थे, 2,840 रुपीज़, ठीक है। तो यही पर यूनिट कॉस्ट मेरे पास आ गई 12.32। इसी तरीके से हम जो है फैक्ट्री ओवरहेड की भी निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हमने अभी ये फैक्ट्री ओवरहेड का भी निकाल लिया, ठीक है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसे हम टोटल कर लेंगे, ठीक है। इन सबको हम प्लस कर देंगे ताकि ये हमारे पास एक टोटल कॉस्ट आ जाए, ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट। फिर हम टोटल कॉस्ट भी निकालेंगे, पहले टोटल पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे, जिसके मतलब ऐसा यूनिट जिसके ऊपर हमें पता हो कि मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड लगकर उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है। तो उसके लिए हम इन दोनों को प्लस इन तीनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 22.95, देन यू विल ऐड 12.32, देन यू विल ऐड 4.72, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 39.99, ठीक है। सो दिस इज़ योर पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। यानी कि एक ऐसा यूनिट जिसके ऊपर मटेरियल, पहले तो हम अलग अलग कैलकुलेट कर रहे थे ना कि मटेरियल पर यूनिट कितना आ रहा है, लेबर पर यूनिट कितना आ रहा है। अब हम साथ देख रहे हैं कि एक प्रोडक्ट के ऊपर मटेरियल, लेबर और ओवरहेड पर यूनिट कितना आ रहा है, ठीक है। तो वो आ रहा है 39 तो इसको हम क्या कर लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं, इसको 40 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 40, यानी कि एक यूनिट आपको 40 रुपीज़ में तैयार हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास जो दूसरा मतलब एक तीसरे स्टेप से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, ठीक है। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, आपको पता है कि आपने जो है वो यूनिट्स ट्रांसफ़र किए, ठीक है। तो 2,600 जो आपने यूनिट्स ट्रांसफ़र किए थे, तो पर यूनिट कॉस्ट जो आपकी 40 रुपीज़ आई थी। तो यानी कि इन 2,600 यूनिट्स के ऊपर आपकी क्या कॉस्ट आ रही होगी। तो जब हम इसको 2,600 को जब हम सॉरी दिस इज़ नॉट दिस इज़ 600, मैंने गलती से जो यहाँ पे 1,000 लिख लिया, एक और जीरो यहाँ पे बढ़ा दिया, ठीक है। सो जब हम 2,600 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, तो आपके पास आ जाएगा 1,04,000, ठीक है। 1,04,000 इज़ योर टोटल कॉस्ट जो कि इस डिपार्टमेंट ने डाली, ठीक है। और मतलब कि इस कॉस्ट में अब हम ये वाली कॉस्ट मतलब इंक्लूड नहीं है, ठीक है। ये वाली कॉस्ट, ठीक है, दिस कॉस्ट इज़ नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। तो अब हम जो है उसको तीसरे स्टेप पे हम आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, ठीक है। इसमें हम जो है वो पहले वाली यूनिट्स लिखते हैं जो कि ट्रांसफर हुए थे फ्लेविंग डिपार्टमेंट में, और वो कितने थे 2,600, और वो कितना परसेंट कंप्लीट हो चुके थे, 100% कंप्लीट हो चुके थे, ठीक है। एक यूनिट की कॉस्ट आ रही थी 40 रुपीज़ और टोटल कॉस्ट थी 104,000, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ क्लियर करनी है, मैंने गलती से बोल दिया था कि ये कॉस्ट जो है उसके ऊपर इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। ये दिस इज़ मतलब कि ये जो है ये मतलब ये कॉस्ट जो है मैंने कहा था कि इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि हम जो है इस चीज़ को आखिरी जो स्टेप हम उसमें हम ये चीज़ नहीं देखते, ठीक है। हम क्या देख रहे होते हैं कि हमारी जो ये वाली जो चीज़ है 1,18,000 ये हमारी मैच होगी हमारे आंसर के साथ या नहीं होगी, ठीक है।
और हम देखेंगे कि जो 600 के अगर हम इक्विवेलेंट यूनिट्स लगाएं और उनका जो हम क्या कहते हैं उनका जो हम अमाउंट लें, ठीक है, रुपीज़ में, तो वो इसके बराबर होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो आपका क्वेश्चन सही है, अगर नहीं होगा तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो आ गया हमारे पास ट्रांसफर टू फ्लेवरिंग डिपार्टमेंट। अब हम देखेंगे कि हमारी जो एंडिंग इन्वेंट्री है, कौन सी एंडिंग इन्वेंट्री कौन सी है, 600 यूनिट्स, ठीक है, ये हमारी एंडिंग इन्वेंट्री है। और इसके ऊपर जो हमने कितना काम किया है, नॉट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, ठीक है, यानी कि कितने के मटेरियल लगाए हुए हैं, कितना का लेबर लगाया हुआ है, ठीक है, और कितने की जो फैक्ट्री ओवरहेड्स लगी हुई हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो ये तमाम इनकी अमाउंट्स देखेंगे, फिर वो अमाउंट को प्लस कर देंगे हम 104,000 से, फिर हम देखेंगे कि हमारी अमाउंट जो है वो 1,18,000 से हमारी है या नहीं आ रही, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे एंडिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस या WIP वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री, ठीक है, INVT। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें आ सकता है आपका मटेरियल, ठीक है। अब जो हमारी एंडिंग इन्वेंट्री है, ठीक है, जो कि हमारे पास रह गई, उसको वो बेसिकली वो 600 यूनिट्स हैं, ठीक है, लेकिन उन 600 यूनिट्स के ऊपर 75% मटेरियल लगा हुआ है और 40% जो है लेबर लगा हुआ है, और जो है वो 25% ओवरहेड एक्सपेंसेस लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इनका इक्विवेलेंट यूनिट्स लें तो उनके इक्विवेलेंट यूनिट्स क्या होंगे, 450, ठीक है, जिसके ऊपर हम बोल सकते हैं इसके ऊपर जो 100% काम हुआ है, 240 इसके ऊपर 100% काम हुआ है, और 150 इसके ऊपर 100% काम हुआ है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि उनके जो यूनिट्स थे वो कितने कि मतलब पर यूनिट कितनी कॉस्ट आई थी, यानी कि पर यूनिट कितना मटेरियल यूज़ हुआ, पर यूनिट कितना लेबर यूज़ हुआ, ठीक है, वो हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं पर यूनिट अपनी, ठीक है, जो कि 22.95 है, देन 12, देन 4.72, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे कि पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे हमारी यूनिट से, ठीक है, कितने यूनिट्स हमने इक्विवेलेंट बना लिए थे, ठीक है, यानी कि इक्विवेलेंट कितने के ऊपर 100% काम कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल है क्योंकि एक्चुअल में क्या हुआ है कि 600 यूनिट्स के ऊपर 70% मटेरियल का काम हो चुका है, 40% लेबर का काम हो चुका है, और जो है 25% ओवरहेड लग चुके हैं। लेकिन ये 450 इक्विवेलेंट है वो 600 के, ठीक है, जिसके ऊपर आधा काम हुआ है, और ये 450 के ऊपर पूरा काम हुआ है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट है। तो हम क्या करें, इक्विवेलेंट यूनिट्स उठा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 450 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 450 मल्टीप्लाई बाय 22.95, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10,327 रुपीज़, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसी तरीके से ही हम बाकी यूनिट्स को भी उनके पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की वजह से कुछ नंबर्स की जो मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो नंबर जो है वो एक दो नंबर से मेरा जो आंसर था वो मैंने मतलब वीडियो पोस्ट करके चेक किया तो गलत आ रहा था, ठीक है, मतलब सेम नहीं आ रहा था। लेकिन फिर मैंने जो इसको करेक्शन कर ली क्योंकि डेसिमल में था, तो मैंने यहाँ पे जो डेसिमल नहीं लिया हुआ था, ठीक है, मल्टीप्लाई करते वक्त कैलकुलेटर में। तो मैंने अब जो इसको करेक्शन कर लिया, तो अब हम जो है इसको सम अप कर लेंगे, ठीक है। तो 104 वैसे अगर आगे मतलब 2 नंबर पीछे और 2 नंबर आगे अगर हो जाए तो इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप मतलब इस तरह की जो करके आंसर लिखोगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है, उम्मीद है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सही हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ कि चांसेस है कि वो सही हो जाए, ठीक है। तो अब हम जो है इसको कैलकुलेट सम अप करते हैं, ठीक है। 1,04,000 प्लस 10,328 प्लस, ठीक है, 2,956 प्लस 701,616, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, 1,18,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 1,18,000 है वो बिल्कुल मैच कर रहा है हमारे जो यहाँ पे हमारे पास 1,18,000 है, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारे क्वेश्चन सही है। और तो मैंने यहाँ पे जो कुछ एक्स्ट्रा नंबर डाल दिए क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि ये ज़्यादा पॉइंट्स में आता है, ठीक है, पॉइंट्स में आते तो जब मैं पॉइंट्स से अगर इसको एग्जैक्ट पॉइंट्स वाले पूरे नंबर लेता तो मेरा ये आंसर बिल्कुल सही था, ठीक है। लेकिन मैंने पॉइंट्स में पूरे नंबर नहीं लिए तो जिसकी वजह से 1-2 नंबर जो है वो आगे पीछे हो गया था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 1-2 नंबर एडजस्टमेंट कर लिए है, ठीक है। तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा इस बात का, ऐसा नहीं आप कैलकुलेट करने की मतलब कैलकुलेट करने बैठे और आप कहें कि भाई ये तो उसने जो है गलत कैलकुलेट किया है, तो गलत कैलकुलेट नहीं किया, सही किया, ठीक है। So this is it. Thank you very much for watching this video. Have a great day and Allah Hafiz.